नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम उपस्थित हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में लोगों ने अब ध्यान देना बंद कर दिया है, जिसके बारे में अब लोगों ने चर्चाएं करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक बहुत लंबा समय बीत गया है। जैसे जैसे समय चीज़ें आगे बढ़ता है और अगर कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होती है तो वो एज ए रूटीन बन जाता है। फिर उसके बारे में लोग उतना ध्यान देना बंद कर देते हैं। जैसे कि सेम उसी तरह जैसे जो पहली पहली बार कोई मेहमान आते हैं घर में तो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है, लेकिन अगर रोज रोज वो आने लगे तो फिर उसके बाद वो घर के मेंबर जैसे ही हो जाते हैं। तो ऐसा ही क्या हो रहा है, रसिया यूक्रेन का वॉर आपको पता ही है पिछले लंबे समय से 9 से 10 महीनों से ये जारी है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है साहब, इसमें एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। एक अपडेट ये है कि जो नेटो है ना, नेटो अपनी जो आर्मी है, अपनी सेना है, उसको उसने एस्टोनिया में भेजा हुआ है। कहाँ पे? एस्टोनिया में। एस्टोनिया में क्यों भेजा है नेटो ने अपना ग्रुप या अपना आर्मी क्यों भेजा है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले खबर देख लीजिए। यूएस डज कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स इन एस्टोनिया नियर द रशियन बॉर्डर। रसिया के बहुत ही नजदीक है ये क्या, एस्टोनिया। आप अगर थोड़ा सा मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा रसिया का पार्ट है, ये रसिया है पूरा। ये है छोटा सा एस्टोनिया, उसके बगल में है लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन। ये सभी पूरे के पूरे मिला करके पहले क्या हुआ करते थे, यूएसएसआर। यूएसएसआर सोवियत रूस जिसे कहा जाता था। जब ये टुकड़े हुए तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन ये सब अलग अलग बने, निर्माण हुआ इनका, ये अलग अलग देश बन गया। ठीक है साहब, देखिए ये सभी को अलग करने के पीछे ना, रसिया के टुकड़े होने के पीछे कुल मिला के कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ था, यूएस का हाथ था। ओके, उसी इसीलिए जैसे ही ये टुकड़े हुए तो एस्टोनिया ने क्या किया, नेटो को ज्वाइन कर लिया। एस्टोनिया के नेटो ज्वाइन करने के बाद, नेटो का मतलब ही क्या है कि अगर कोई भी एस्टोनिया के ऊपर अटैक करता है तो पूरे नोटो जितने भी नेटो कंट्रीज हैं, या फिर नेटो कंट्रीज में जितने भी नेटो के संगठन में जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सब मिल करके उस कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे। तो एस्टोनिया में इसलिए आर्मी भेजी गई है क्योंकि एस्टोनिया ने हाल ही में अपने पार्लियामेंट से, संसद भवन में क्या डिक्लेयर कर दिया, रसिया को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित किया है। कहां पे? अपने संसद में, पार्लियामेंट में। जब कोई चीज पार्लियामेंट से पास की जाती है या फिर डिक्लेयर की जाती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है पूरे देश के लिए, एज ए वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए भी। जब अगर मीडिया से कोई रिपोर्ट निकल के आई या फिर किसी स्पोक्स पर्सन ने कोई बात कही तो एक थोड़ी देर के लिए उसको नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब कोई भी बात पार्लियामेंट से निकल के आती है तो उसको नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें एक विधिवत रूल को फॉलो किया जाता है और माना जाता है कि ये इस देश की नीति है। ठीक है, तो एस्टोनिया ने सीधे सीधे एक तरीके से कहें तो रूस के व्लादिमीर पुतिन के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें टेररिस्ट के नाम से घोषित करते हुए बताया गया है कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म रसिया के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि उसने यूक्रेन पे अटैक किया है। इसके बाद यूएस ने अपनी इन्फेंट्री भेज दी है कहां पे, एस्टोनिया में। नेटो के जो चीफ हैं उन्होंने बाकायदा अपना ये सब जानकारी ऑफिशियली अनाउंस करते हुए दी है। अब देखिए ये जो एस्टोनिया है ना, एस्टोनिया रसिया से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है। उनके बॉर्डर्स बहुत ज्यादा साझा होते हैं। अब देखिए रसिया का बॉर्डर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन इन सभी से लगता है। तो ठीक है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है साहब कि ये जो एस्टोनिया में नेटो के सैनिक आके बैठ गए हैं, नेटो के सैनिक, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन। देखिए धीरे धीरे करके ना, देखिए जब कोई भी युद्ध होता है तो वो इकट्ठा नहीं हो जाता है कि हाँ आज मान लीजिए वॉर शुरू हुआ और आज ही सभी सेनाओं ने धड़ाधड़ धड़ाधड़ मिसाइल, बम, गोले बारूद दागने स्टार्ट कर दिए और 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में खत्म। ऐसा नहीं होता है। आप वर्ल्ड वॉर को भी याद करिए तो वर्ल्ड वॉर में भी कई फेजेस हैं। युद्ध जो होता है वो फेजेस में चलता है, कभी हम हार रहे होते हैं, कभी वो जीत रहे होते हैं। ऐसा ही कभी, जैसा कि रसिया यूक्रेन के वॉर में हो रहा है। कभी कुछ दिनों तक पहले तो रसिया ने दबा दब के अटैक किया, यूक्रेन डिफेंसिव था। फिर यूक्रेन क्या हुआ, अटैकिंग हुआ, रसिया डिफेंसिव हुआ। एक बार फिर से इस समय पर रसिया अटैकिंग हो चुका है और यूक्रेन डिफेंसिव हो गया है। हालांकि कहीं ना कहीं दबे सुरों में यह भी आवाज उठती है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि उसके हथियार बेचने की जो तकनीक, जो स्ट्रेटजी है ना, वो कुछ ऐसी ही रही है कि वो युद्ध करवाता है और अपने हथियार बेचता है और कहता है कि मैं तो सहायता कर रहा हूं। अगर हम नेटो कंट्रीज की बात करें, कौन से देश ने कब नेटो को ज्वाइन किया, तो 1982 में स्पेन ने, 1990 में पोलैंड ने ज्वाइन किया था,
एस्टोनिया ने 2004 में और लिथुआनिया ने भी 2004 में, लातविया ने भी 2004 में। ये जो यूएस ये जो यूएसएसआर से अलग होकर कंट्रीज बनी थी, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन सभी ने नेटो को ज्वाइन किया। तो कुल मिला के एक बात ये भी कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं ये लोग पहले से यूएस से कांटेक्ट में थे, तभी तो उन्होंने डायरेक्ट जाते ही, अलग होते ही नेटो को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद देखिए, जब प्रॉब्लम क्या है ना कि ये रसिया का बॉर्डर लगता है, मतलब नेटो के सैनिक रसिया के बॉर्डर पे आके बैठे हुए हैं और रसिया के लिए एक थ्रेट, एक डर का माहौल है कि नेटो के सैनिक उसके बॉर्डर पे लगे हुए हैं, उसकी इंटेलिजेंस के चोरी होने का डर है। इसलिए पुतिन कहते हैं कि अगर यूक्रेन भी नेटो में ज्वाइन हो गया तो फिर हमारे लिए और ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। आखिरकार नेटो को ज्वाइन करने को लेकर के ही पूरा का पूरा ये युद्ध चल रहा है। देखिए, जो ये आर्मी डिप्लॉय की गई है ना, फर्स्ट टाइम एस्टोनिया में नेटो के सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं। तो ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में होता क्या है। साथ ही साथ अमेरिका, जो मैंने आपको बताया था, अमेरिका पूरा व्यापारी है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ व्यापार को लेकर के, कोई भी जब उसके स्टेप्स होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं व्यापार छुपा होता है। इसी सभी चीज को ध्यान में रखते हुए उसने जो अपना हाईमार्स मिसाइल सिस्टम है ना, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हाईमार्स, HIMARS, उसको किसको पकड़ा दिया? लिथुआनिया को पकड़ा दिया। यानी इसके अमेरिका और लिथुआनिया के बीच में एक डील हुई है जिसमें 8 लॉन्चर्स लिथुआनिया यूएस से खरीदेगा। तो ये इस तरीके से डर का माहौल बना के, कभी हेल्प के थ्रू कि हाँ हम तो अपनी जब भी जरूरत पड़ेगी तुमको हम अपने सैनिक भेज देंगे, इस तरीके से करके वो अपने वेपन्स को बेचना चाहता है और अपने वेपन्स को ही बेचता है। ये हाइमार्स सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हाइमार्स सिस्टम ट्रक से चलाया जाने वाला रॉकेट सिस्टम है। 3 मैन क्रू है। अगर क्विक फायर करना है तो अगर 3 लोग भी हैं तो इसमें आराम से काम किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके रेंज की बात करें तो 300 किलोमीटर की रेंज है। जीपीएस के द्वारा ये पूरी तरीके से ट्रैकिंग सिस्टम इसका लगा हुआ है और कई तरह के ये रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है। 80 सालों में ये पहली बार हुआ है कि यूएस ने अपनी आर्मी को कहां पे डिप्लॉय किया है? एस्टोनिया में। साथ ही साथ जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में रसिया जो है ना, रसिया अभी ये वॉर को खत्म करने वाला नहीं है। रसिया हो सकता है कि और भी ज्यादा ऑफेंसिव हो जाए और वॉर को और ज्यादा बढ़ाए। साथ ही साथ पुतिन जो है ना, पुतिन जो एक मतलब पुतिन, यार पुतिन के बारे में क्या कहा जाए। पुतिन बहुत ही सोची समझी रणनीति चल रहे हैं उन्होंने। देखिए, उनको पता है कि जो ये वॉर चल रहा है ना, इस वॉर से पूरी दुनिया का ध्यान हट चुका है। पूरी दुनिया का जैसे ही वॉर से ध्यान हट गया, इन्होंने दबा दब इतने मिसाइल और इतने रॉकेट्स दागे यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन की हालत खराब हो गई है। यूक्रेन त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लोगों के ऊपर इस बार अटैक हुआ है। कैसे अटैक कर रहे हैं? एक तरीके से देखिए, ये पुतिन की चाल है। वो जानते हैं कि ठंड वहां पे बढ़ चुकी है और ठंड बढ़ने की वजह से ना वहां पे लोगों को जो ऑयल और गैस तो मिल नहीं रहा है। ऑयल गैस तो मिल नहीं रहा है तो बिजली मात्र एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से वो अपने घरों को गर्म रख सकते हैं और बिजली के थ्रू वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो रूस ने यानी कि पुतिन ने ऐसे ऐसे जगहों पे अटैक करवाए हैं जहां से बिजली की सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, वहीं पावर हाउस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहां पे ब्लैक आउट है यूक्रेन में, पूरी तरीके से बिजली ही नहीं है। मतलब इस तरीके की टैक्टिक्स इनके द्वारा अपनाई जा रही हैं। और एस्टोनिया के जो एक मंत्री हैं उन्होंने कहा कि रसिया अभी तक में वीक नहीं हुआ है, वो वॉर को और आगे लेकर के जाएगा, इस वॉर को भी और भी ज्यादा आगे वो बढ़ाने वाला है। पुतिन एक बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव, मेजर ऑफेंसिव प्लान कर रहे हैं इस साल, यानी कि आने वाले नए साल में। ऐसा उनके द्वारा द गार्जियन ने एक अखबार छापी है, उसमें ये कहा कि आने वाले समय में यानी कि नए साल में 1 जनवरी तक में पुतिन एक बहुत ही भयानक तरीके का ऑफेंसिव प्लान बना चुके हैं और बहुत ही बड़ा अटैक करने वाले हैं यूक्रेन के ऊपर, जिसमें लगभग 2 लाख नए फ्रेश ट्रूप्स होंगे जो कि कीव के ऊपर अटैक करने वाले हैं। 2 लाख नए सोल्जर्स किसके ऊपर अटैक करने वाले हैं? यूक्रेन के ऊपर। एक समय ऐसी भी खबर आई थी कि रूस के सैनिक लड़ना नहीं चाहते, रूस के सैनिक कीव को छोड़ करके भाग रहे हैं। वो सब एक स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन्स के थ्रू यूक्रेन अटैक कर रहा था, जिस तुर्की ने जो इसको ड्रोन दिए हुए थे ना, बायरक्तार ड्रोन, जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई, तो उन बायरक्तार ड्रोन की हेल्प से यूक्रेन रूस के सैनिकों को मार रहा था। तो रूस ने सोचा कि थोड़ा सा, जब तक हम इन सभी चीजों को, हमें नए ड्रोन्स ईरान से या फिर कहीं से मिल नहीं जाते
और हम इनके ड्रोन का डिफेंस निकाल नहीं लेते, किसी भी तरीके से तोड़ नहीं निकाल लेते, तब तक हम इस युद्ध को थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा हल्का करते हैं। ये टैक्टिक्स होती हैं वॉर की, जिसमें आप अपने आप को कमजोर दिखा करके सामने वाले को उसका जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज कर देते हो। सामने वाले को ऐसा लगने लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन वो जिताया जा रहा होता है, यानी कि सामने वाला जानबूझ के उसको जिता रहा होता है। ऐसा ही यूक्रेन के साथ हुआ। अब जो रसिया कर रहा है यूक्रेन के साथ में, बहुत ही भयानक तरीके के अटैक, रोज 70-80 और वो भी हाई पावर मिसाइल्स उसके कई शहरों पे दागे जा रहे हैं, और उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है यूक्रेन का। वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कहता है? वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहता है कि रसिया के पास अब पैसे नहीं बचे हुए हैं, रसिया लड़ाई नहीं कर पाएगा। रसिया के पास पैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि रसिया के पास पैसे नहीं है, रसिया के पास अभी भी पैसे हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में वो इस वॉर को लंबे समय तक लेकर के जा सकता है। साथ ही इसने जो डिफेंस बजट है ना, उसको बहुत ही ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग को 2023 के लिए बढ़ा दिया है। कितना? 13 बिलियन डॉलर। 13 बिलियन डॉलर एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, और इतना ज्यादा पैसा बढ़ाए जाने, इस पर खर्च करने की वजह से जो रसिया की आर्मी है ना, रसिया की आर्मी और भी ज़्यादा तरीके से उसका मोरल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो और भी ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से अटैक कर पाएगी। जिसकी बात हमने की थी बायरक्तार ड्रोन की। बायरक्तार ड्रोन को अब तुर्की, जो कि तुर्की के थ्रू किसको मिले थे? यूक्रेन को मिले थे। तुर्की वो है ना, तुर्की वो कंट्री है जो बिन पेदी का लोटा है। बिन पेदी का लोटा कैसे है? उसने नेटो को भी ज्वाइन कर रखा है और रसिया को भी सपोर्ट कर रहा है। नेटो को ज्वाइन तो कर ही रखा है, अमेरिका को भी बीच बीच में आंख दिखाता रहता है। तो उसने बायरक्तार का जो टीबीटी ड्रोन्स हैं वो आउट ऑफ एक्शन हो गए हैं उसके, मतलब यूक्रेन वॉर में अब वो यूज नहीं किए जा रहे हैं एक तरीके से, और यूज अगर कर भी लिए जाएं तो रसिया ने उसके तोड़ निकाल लिए हैं। कैसे? जो उसके सिग्नल्स होते हैं, ड्रोन्स को सिग्नल्स जो यूज किया जाता है, उसने सिग्नल जैमर बना लिया है। यानी कि जो बायरक्तार ड्रोन्स वगैरह जो भी यूज किए जाएंगे उनको सिग्नल्स ही नहीं मिलेगा, और जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो ड्रोन किसी भी काम के नहीं हो पाएंगे। हमने आपको बताया कि किस तरीके से रसिया मिसाइल्स के थ्रू यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से अटैक कर रहा है। ये डोनेस्क के जो मेयर है ना, डोनेस्क के मेयर ने कहा कि जो अब रसिया अटैक कर रहा है वो 2014 में जो अटैक्स किए गए थे, 2014 से लेकर के अब तक जो भी अटैक हुए हैं उन सब में सबसे भयानक अटैक इस समय पे हुआ है। इस समय पे यानी कि आज कल परसों, पिछले एक सप्ताह के अंदर बहुत ही भयानक तरीके से मिसाइल से हमले किए हैं। रूस ने एक ही दिन में 70 मिसाइलें दागकर यूक्रेन के 3 शहरों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। एक बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि रूस के पास ना बहुत पहले के जो इलेक्ट्रॉनिक जो सप्लाई है ना, इनके यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके नक्शे रखे हुए हैं, और जब नक्शा रूस के पास है तो वो पिन पॉइंटेड अटैक कर रहा है। उसे मालूम है कि कहाँ से सप्लाई होती है और कहाँ कहाँ पे हम इसके लिंक को कैसे तोड़ सकते हैं। इसलिए वो पिन पॉइंटेड अटैक करके जितने भी प्लांट्स हैं बिजली सप्लाई के, या फिर जो पावर हाउस हैं बिजली सप्लाई के, वाटर सप्लाई के, उन सभी सिस्टम्स को तोड़ दे रहा है। जैसे पहले वॉर में होता था कि सप्लाई को आप खत्म कर दो, अगर सप्लाई को आपने खत्म कर दिया तो जनता खुद ही अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने लगेगी, और एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर होगा कि जल्दी से जल्दी वॉर को खत्म किया जाए, चाहे सरेंडर करके खत्म किया जाए या फिर कोई ट्रीटी साइन करके खत्म किया जाए। तो इस तरह की कुछ टैक्टिक्स रूस अपना रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही मतलब बिजली की सप्लाई न होने की वजह से लोग कैंडल्स का यूज कर रहे हैं। किस लिए? रहने के लिए। तो आप समझिए कि आने वाले अभी जो ठंड का टाइम है ना, आप जैसे जैसे हमारे कंट्री में आप ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, जम्मू की तरफ चले जाएंगे, तो उधर क्या होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो रसिया का हाल ये है कि इस समय पे वहां पे निगेटिव में टेम्परेचर्स है, माइनस में टेम्परेचर्स है। यूक्रेन का भी हाल वैसा ही है। तो यूक्रेन को पता है कि अगर वो ये वॉर, रसिया जानता है कि अगर यूक्रेन के लोगों को जिंदा रहना है तो उन्हें किसी न भी किसी तरीके से बिजली तो चाहिए ही। चूंकि वो बिजली पे ही अटैक कर रहा है तो एक गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, यूक्रेन की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा कि वहां की जनता जो है यूक्रेन की, उसको किसी भी तरीके से बिजली सप्लाई की जाए या फिर इस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। एक चीज और है जो इस पूरे वॉर को लेकर के बताती है कि ये वॉर इतना लंबा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि पुतिन के जो ब्रेन है ना, पुतिन एक चीज समझिए, जब कोई भी बड़ा अधिकारी कुछ काम करता है तो वो ऐसा नहीं है कि अकेले वो कोई भी काम कर रहा होता है या फिर सिर्फ उसी का डिसीजन होता है, नहीं, उसके पीछे बहुत से लोग लगे होते हैं जो कि बहुत ही माइंडेड लोग होते हैं। तो जो पुतिन का ब्रेन जिसे कहा जाता है वो व्यक्ति है डुगिन। डुगिन वो व्यक्ति है जिसको पुतिन अपना सलाहकार मानते हैं या फिर एक तरीके से अपना गुरु मानते हैं। इन्हीं के, डुगिन के इशारे पे बहुत से काम होते हैं। डुगिन ही स्ट्रेटजी बनाते हैं पुतिन के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो प्रॉब्लम क्या हुई ना कि इनके ऊपर हमला हुआ, किसके ऊपर? डुगिन के ऊपर।
अटैक किया गया, और जब अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट किया गया इनकी गाड़ी में, तो उस गाड़ी में डुगिन नहीं बैठे थे बल्कि उनकी बेटी बैठी हुई थी, जिनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये जो है, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर डुगिन, इन्होंने कहा कि ये युद्ध तभी समाप्त हो सकता है, इसके दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि रसिया युद्ध को जीत जाता है, और दूसरा विकल्प ये है कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। मतलब इनके कहने का साफ ये है कि इस दुनिया, मतलब रसिया ने जो डिक्लेयर किया हुआ है यूक्रेन के 4 शहर कि वो उनको लेकर के रहेगा, तो मतलब वो उनको लेकर के रहेगा, और आने वाले समय में वो पूरे यूक्रेन पे भी कब्जा कर लेगा। रसिया चाहता क्या है? रसिया चाहता है कि यूक्रेन में उसकी पपेट गवर्नमेंट हो, यानी कि जेलेंस्की को हटा करके रसिया अपना कोई भी प्रतिनिधि किसी को भी वहां पे बैठा दे जो रसिया के इशारे पे काम करता रहे। और ये डुगिन का कहना है कि ये वॉर जो है ना, ये वॉर तभी खत्म हो सकती है जब रूस ये युद्ध या तो जीत जाए या फिर पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। दुनिया ही खत्म हो जाए मतलब कि रसिया इस वॉर को मरते दम तक, यानी कि जब तक रसिया का एग्जिस्टेंस है वो खत्म नहीं करेगा, ऐसा इनका कहना है। अब ये अपनी बात पे टिके रहेंगे या पलट जाएंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो स्ट्रेटजी है इनकी खत्म होने वाली है या फिर वॉर को खत्म करने वाली है। ये अगर वॉर को इन्हें खत्म करना होता तो ये अपना 9 महीने तक का इतना नुकसान नहीं करवाते। इसीलिए कहते हैं ना कि जब ये इनकी बेटी की डेथ हुई उस अटैक में, तो उसके बाद ऐसा लोगों को लग रहा था कि अब कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही विध्वंसक हो जाएगा। साथ ही साथ एक खबर और निकल के आई है कि जो पुतिन है ना, पुतिन बंकर में छुप गए हैं। ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है वो ऐसी बहुत सी खबरें बीच बीच में निकालती रहती है। कभी कहती है कि पुतिन मर गए, कभी कहती है कि पुतिन बहुत ज़्यादा बीमार हैं, कभी कहती है पुतिन को अटैक आया है, कभी कहती है पुतिन सीढ़ी से गिर गए हैं। ऐसी खबर वो निकालती रहती है बीच बीच में। इस बार उन्होंने क्या कहा है कि पुतिन बंकर में जाकर के छुप गए हैं। क्यों छुप गए हैं? क्योंकि क्रेमलिन में, यानी कि रसिया में क्या हुआ है, एक फ्लू है, बीमारी है, जो सर्दी जुकाम जैसी बीमारी होती है, उसका आउटब्रेक हुआ है, वो बीमारी फैल रही है। इस वजह से पुतिन डर के मारे वहां पे छुप गए हैं। और अगर ऐसा है, रूस अगर रूस में कोई बीमारी फैल रही है, तो भाई वो तो रूस का वहां का राष्ट्रपति है, वो तो अपना बचाव करेगा ही, क्योंकि वॉर के समय पे जो लीडर होता है उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हालांकि इनकी खबर कितनी पुख्ता है इसके बारे में हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी कह रही है, क्या किसी भी तरीके की बीमारी रूस में सच में फैल रही है। लेकिन अगर कोई बीमारी है तो पुतिन बंकर में जाकर छुपे भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि उन्हें किसी अटैक का भी, या फिर नेटो कंट्रीज के थ्रू कोई किसी अटैक का खतरा हो, कि किसी भी तरीके का उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है, या फिर आने वाले समय में पुतिन कुछ ऐसा करने वाले हों जिसका रिटेलिएशन बहुत भयानक होने वाला हो, उन्हें डर हो कि जब वो काम वो करेंगे तो उनके कंट्री के ऊपर भी बहुत भयानक या फिर अटैक हो सकता है, या उनको मारने की कोशिश की जा सकती है। इस वजह से वो जाके छुपे हों। जो भी मामला हो उसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं। लेकिन जो यूएस ने प्लान किया हुआ है, यूएस ने क्या प्लान किया है? यूएस ने ये प्लान किया है कि वो अपना पेट्रियट एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो यूक्रेन को भेजेगा। यूएस चाहता ही नहीं है कि ये युद्ध समाप्त हो। अगर वो चाहता तो किसी न किसी तरीके से इस वॉर को पूरी तरीके से खत्म करवाने की कोशिश जरूर करता। अगर वो पेट्रियट वेपन सिस्टम दे रहा है किसको? यूक्रेन को, तो ऐसा तो नहीं है वो फ्री में दे रहा है, दान कर रहा है, कर तो व्यापार ही रहा है, भले सहायता के थ्रू कर रहा है लेकिन कर तो व्यापार ही रहा है। तो कुल मिला के ना, यूएस सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर होती रहे ताकि उसका हथियार बिकता रहे। थैंक यू सो मच।